हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादौर, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑफ योर चैप्टर नंबर 3, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी कि कैसे क्लासीफाई करते हैं डेटा को। पूरी सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी डल चुकी हैं रेगुलर क्लासेस में, लेकिन आज जल्दी से रिवाइज कर लेंगे इस पूरे चैप्टर को ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हमारे पास ना हो। राइट स्टूडेंट्स, तो वैसे कि आपको वैसे ही पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज बेसिकली और MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो बिल्कुल आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस कभी भी जाके आप देख लीजिएगा और जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की, डेटा क्या होता है? डेटा की इन्फॉर्मेशन है जो मैं कलेक्ट करके लेके आई हूँ। बिकॉज इससे पहला जो मेरा सिनेरियो था, हम लोग स्टेप्स पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, पहला क्या आता है मेरे पास, दैट इज योर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले मैं डेटा को कलेक्ट करती हूँ। सेकेंड क्या आता है मेरे पास, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आप ऑर्गेनाइज करते हो डेटा को। तो ये डेटा शब्द क्या है? डेटा का मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप कहीं से लेकर आ रहे हो। प्राइमरी सोर्स भी होता है, सेकेंडरी सोर्स भी होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन इट। ये जो डेटा मेरे पास आता है, दैट इज बेसिकली अ रॉ डेटा। अब इस रॉ डेटा को अगर मैं चाहती हूँ कि उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करूँ, ये मेरे काम आए, तो मुझे उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जो इस चैप्टर में हम सीखते हैं। राइट? तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है तो इसको मिस नहीं करना है। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी, स्टैटिस्टिकल सीरीज और उसके जो डिफरेंट काइंड्स हैं उसको पढ़ेंगे। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न हाउ टू कलेक्ट डेटा थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज, एंड द कलेक्टेड डेटा इज अ कॉम्प्लेक्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ फिगर्स which is very difficult to analyze and interpret, and this form is of unorganized data is called as raw data. तो जो रॉ डेटा रहता है वह अनऑर्गेनाइज रहता है, समझ नहीं आता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए रॉ डेटा को हमें क्लासीफाई करना पड़ता है सो दैट अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड द डेटा। राइट? So therefore, in order to make the data capable of analyzing, these are classified and tabularized. तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो डेटा मेरे पास आया है उसको या तो मैं क्लासीफाई कर सकती हूँ और उस क्लासिफिकेशन के बाद में उसका टेबल बना सकती हूँ। ठीक है? So the collected data is classified into classes and sub classes according to some characteristics, यानी किसी बेसिस पे जब आप चीज़ों को अलग करते हो, मैंने बोला क्लास वाइज डिवाइड कर दो, मैंने बोला हाइट वाइज डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने किसी के बेसिस पे क्लासीफाई किया, तो इसलिए हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन करना रहता है। क्लियर? और उसके प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। सेकेंड क्या है मेरे पास, प्रोसेस ऑफ टैबुलेशन में क्या आता है, डिस्कस, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर में भी, बिकॉज हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात करेंगे। इट इज टू प्रेजेंट द क्लासिफाइड डेटा इन अ सिस्टमैटिक टैबुलर फॉर्म, यानी पहले आप क्लासीफाई करते हो। जैसे कि अगर मेरे पास पूरे स्कूल का डेटा आ गया पर मुझे तो सिर्फ बोर्ड स्टैंडर्ड का चाहिए, तो मैंने बोला मुझे सिर्फ 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का चाहिए, तो मैं उसमें से सिर्फ 10th और 12th के बच्चों का ही डेटा निकालने की कोशिश करूंगी। तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से सबसे पहले रॉ डेटा में से मैंने डेटा को छाना कि भाई मेरे पास 10th और 12th का मुझे डेटा चाहिए। राइट? तो इस तरीके से मैंने पहले 10th और 12th का पूरा डेटा क्लासीफाई कर लिया। अब मैं उसको अलग से टेबल बना सकती हूँ कि भाई 10th के बच्चों के नाम, उनके रोल नंबर, बच्चों के नाम, रोल नंबर, ऐसे करके। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स कि जब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की या ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की, सबसे पहले आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन और उसी के बाद मेरे पास होएगा टैबुलर फॉर्मेट में। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन नाउ, meaning, objective and requisite of classification. So classification is the process of arranging data into sequences and groups according to their common characteristics or separating them into different but related parts.
Under classification, on the basis of the chosen characteristics, the similarity and dissimilarity in the various items are noted, and items exhibiting similarity are grouped together in one class. Through classification, we try to strike a note of homogeneity in the heterogeneous elements of the collected information. तो जो मेरे पास डेटा आया है, अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरे पास इतना बड़ा कोई डेटा आ गया है, अब उसमें से मुझे चीज़ों को क्लासिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अलग अलग डेटा निकाल के रख लूँगी। अब ये जो डेटा है इसमें सब टाइप का डेटा है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि मुझे सिर्फ 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का डेटा चाहिए, लेकिन मेरे पास डेटा तो पूरी क्लासेस का है ना, तो उसमें से ही मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ 10th का डेटा चाहिए, सिर्फ 12th का डेटा चाहिए। तो पहला चीज़ क्या रहता है कि क्लासिफिकेशन में आप पहले चीज़ों को छांटते हो। मैंने क्या बोला कि पहले 10th स्टैंडर्ड के सारे बच्चों की लिस्ट बना लो, 12th स्टैंडर्ड के सारे बच्चों की लिस्ट बना लो। तो इसके लिए मुझे क्लासीफाई करना पड़ेगा। किसके बेसिस पे मैंने क्लासिफिकेशन किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास, on the basis of their standard. So that is why आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स, एक प्रोसेस है ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट, जल्दी से। फाइन। तो जब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? जहाँ पे जो डेटा है मेरे पास उसको अरेंज करना पड़ता है, चाहे वो सीक्वेंस में हो, चाहे वो ग्रुप में हो, डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में उसको हम अरेंज करते हैं, वो मेरे पास क्लासिफिकेशन में हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ चूजन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि मैंने बोला कि भाई क्लास के बेसिस पे देखो, 10th और 12th के बेसिस पे देखो। सो द सिमिलैरिटीज एंड द डिससिमिलैरिटीज इन द वेरियस आइटम्स आर नोटेड एंड आइटम एग्जिस्टिंग सिमिलर, हम लोग उसको साथ में रख देते हैं। अब जैसे कि मैंने क्या बोला कि 10th और 12th के सारे बच्चों का डेटा मेरे पास आ गया। अब मैं बोल रही हूँ कि चलो दोनों क्लासेस के टॉप 5 स्टूडेंट्स के नाम मुझे बता दो। तो मैंने क्या किया, सिमिलैरिटी देखी कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो टॉप स्कोरर्स हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो उसके बेसिस से मैंने डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा? क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। समझ गए इस चीज़ को? ओके। नेक्स्ट क्या है? इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर कॉर्नर, वी कैन से दैट क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स ईदर एक्चुअली और नोशनली इन द ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड एफिनिटीज एंड गिव एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट मे सबसिस्ट अमंगस्ट अ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन को एक तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना होता है। जो सिमिलर चीज़ें उनको साथ में रख दो, जो डिसिमिलर है उसको अलग रख दो। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट? सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। अगर मैं क्लासीफाई करती हूँ डेटा को तो क्या फ़ायदा मिलता है? सबसे पहले तो जो रॉ डेटा रहता है, जिसको किसी को समझ नहीं आता कि इस डेटा का क्या करना है, उस डेटा को आप अंडरस्टैंडेबल बनाते हो ताकि उसमें एनालिसिस हो पाए। सो इट कंडेंस द रॉ डेटा इनटू अ फॉर्म ऑफ सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आप भी जो भी मेरे पास रॉ डेटा होता है उसको क्लासीफाई करके मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल बनाते हो। अगर मेरे पास पूरे 1000 बच्चों का यहाँ पे डेटा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे देखूं, तो मैंने बोला इसमें से 10th और 12th का पहले छांट लो, फिर बता दो कि 5 बच्चे यहाँ पे कौन से अच्छे, 5 बच्चे यहाँ पे कौन से अच्छे हैं। तो अब मुझे डेटा समझ में आ रहा है ना कि 10th बोर्ड में इस साल ये बच्चों से उम्मीद है, 12th बोर्ड में इस साल ये बच्चों से उम्मीद है कि ये लोग अच्छे से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं। कौन से बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस हम रखें, तो ये सारी चीज़ें मैं फिगर आउट कर पा रही हूँ। नेक्स्ट क्या है? इट रिमूव्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाईलाइट्स द फीचर्स ऑफ द डेटा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन एंड इन ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द डेटा। तो इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी को एक तरीके से हटा देता है। मैं अब एक एक बच्चा उसमें से ढूंढना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब मैंने 10th की पूरी एक लिस्ट अलग बना ली, 12th की अलग से बना ली, तो मेरे लिए चीज़ें ईजी हो गई। तो मेरे लिए चीज़ों को आसान करता, मतलब रिमूव्स कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन में भी इजी करेगा, प्लस साथ में ये भी पता चलता है कि मुझे क्या डेटा समझ में आता है। अगर मैं बात कर रही हूँ टॉप 10 में या टॉप 12 में कंपेयर कर रही हूँ कि प्री बोर्ड में किसके कितने नंबर आए, तो मैंने देखा एक के 93% आ रहे हैं, एक के 94 आ रहे हैं, एक के 95 आ रहे हैं, एक के 97 आ रहे हैं। 12th का मैंने देखा एक के 98 आ रहे हैं, एक का 93 आ रहा है, एक का 94 आ रहा है और एक का 95 आ रहा है। तो जब मैंने दोनों का टोटल निकाला तो मैंने कहीं ना कहीं देखा कि अरे 12th में ज़्यादा आ रहा है, मतलब ज़्यादा 12th में परसेंटेज ज़्यादा बेटर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू 10th। अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर इसको हम 85 कंसीडर कर लेते हैं तो मेरे लिए कंपैरिजन इजी हो गया। सो दैट इज़ वाई जो मेरा क्लासिफिकेशन होता है, सबसे पहले तो जो रॉ डेटा है उसको एक तरीके से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करता है।
नेक्स्ट है मेरे लिए चीज़ों को आसान करता है, एंड थर्ड है कि कंपैरिजन करना इजी हो जाता है और डेटा से इन्फ्रेंसेस निकालना, मतलब डेटा को कितना समझ पाए हो आप, कितना डेटा को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, उससे आप क्या फिगर आउट कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंसेस। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं थ्रू क्लासिफिकेशन। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसी को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है दैट व्हाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। तो भी आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कम नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स ऑफ द डेटा सेट and it helps in statistical analysis by separating elements of the data set into homogeneous groups and hence bring out the points of similarities and dissimilarities। अब जैसे कि आपको पता है 2 टाइप के हमारे पास डेटा होता है या उसका नेचर रहता है, या तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो होमोजीनियस इन्फॉर्मेशन है। होमोजीनियस का मतलब क्या रहता है, सेम टू सेम, यानी सारी चीज़ें एक ही चीज़ को बिलोंग करती हैं, एक ही कंडीशन को बिलोंग करती हैं। वहीं पे हेट्रोजेनस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हेट्रोजेनस का मतलब रहता है डिफरेंट। तो ये मुझे एक तरीके से जब मैं क्लासीफाई करती हूँ ना डेटा को, तो मुझे पता चल जाता है कि सिमिलैरिटी क्या क्या है, डिससिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, प्लस जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में कि जो डेटा सेटमेंट में क्या चीज़ें सिमिलर हैं, कौन सी चीज़ें एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, यानी इधर भी वो चीज़ है इधर भी वो चीज़ है, कैसे फिगर आउट कर पाएंगे, तो भी हमें क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से ही पता चलता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Done? Next we have is the objectives of classification, कि क्लासिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। सबसे पहला क्या रहता है, टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डेटा, मतलब इन क्लासिफिकेशन द एम इज टू एलिमिनेट अननेसेसरी डिटेल्स एंड कन्वर्ट द ह्यूज मास ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड टू सिंपल कंडेंस लॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्म। इट हेल्प्स इन हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द डेटा। देखो जैसे कि नोट्स होते हैं ना, नोट्स कैसे होते हैं कि वो हम एक तरीके से जिस्ट ऑफ द पेपर दे देते हैं कि यार ठीक है ये चैप्टर में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ना है, तो आप इसके लिए नोट्स बना रहे हो। आप फिर से हर बार पूरे चैप्टर को पढ़ के नहीं देख सकते, तो इसलिए हम नोट्स को प्रेफर करते हैं। तो नोट्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ये ना कि जो पहले पास मेरा पूरा डेटा था उसमें से मैंने क्लासीफाई किया कि कौन सी चीज़ें इजी हैं, डिफिकल्ट है, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिससिमिलैरिटीज़ क्या है। तो ये मेरे लिए डेटा को सिंप्लीफाई करता है, कॉम्प्रिहेंसिबल करता है, कंडेंस करता है, लॉजिकल करता है, सिंपल करता है। जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Done? For example, the huge and the fragmented data collected during a population census has to be classified according to the sex or the gender or the marital status, education, occupation, etc. to ascertain the structure and the nature of the population। जैसे कि जनगणना होता है उसमें हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, हम उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं, द बेसिस ऑफ द जेंडर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इन सब के बेसिस पे एक तरीके से उसको कंपेयर किया जाता है। तो ये भी तो क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास, है ना? समझ गए? आप ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो अपनी कॉपीज में भी, अपने आंसर शीट में भी आप ये वाला बिल्कुल एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Done? Now, second we have to explain similarities and dissimilarities। अगर मैं किसी डेटा को क्लासीफाई करती हूँ, किसी के बेसिस पे करूँगी कि, और जब क्लासिफिकेशन होता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे कर रहे हो, कि सारी जो सिमिलर चीज़ें उसको साइड रख दिया, जो डिसिमिलर है उसको आपने अलग कर दिया। तो मतलब जो हमारे पास डेटा आया है तो हम लोग को उसमें देखना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है, द ग्रुपिंग ऑफ द डेटा अकॉर्डिंग टू द सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। Now this enables the investigator to grasp them easily. Facts like educated, uneducated, married, unmarried, employed, unemployed। तो जब मैं दो चीज़ें रख रही हूँ, जो भी एम्प्लॉयड हैं भाई उन सब के नाम इधर लिख दो, जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके नाम आप इधर लिख दो। तो जब मैं इस तरीके से देखती हूँ, सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पे जितने भी लोगों के नाम लिखे जाएंगे वो सब एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में आएंगे, यहाँ पे जितने भी लोगों के नाम लिखे जाएंगे वो अनएम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरीके से मुझे डेटा को समझने में आसानी होती है।
ठीक है, समझ गए इस चीज को? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। नेक्स्ट वी हैव इज द थर्ड पॉइंट, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। कंपैरिजन करने में इजी हो जाता है। सो क्लासिफिकेशन एनेबल अस टू मेक मीनिंगफुल कंपैरिजन्स, ड्रॉ इन्फ्रेंसेस एंड लोकेट फैक्ट। फोर्थ है हमारे पास टू स्टडी द रिलेशनशिप्स। सो क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट cause and effect relationship based on some criteria between the data, राइट? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे लिए कंपैरिजन करना इजी हो जाता है, हमारे लिए जो डेटा उनके बीच में एक रिलेशनशिप फिगर आउट करना इजी हो जाता है। एंड साथ ही में फॉर एग्जांपल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड एजुकेशन कैन बी रिलेटेड ऑल्टर्ड क्लासिफाई द मास ऑफ द डेटा। मतलब कई बार हम ये भी समझ जाते हैं कि इनकम और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर मैं देख रही हूँ कि कोई एक बच्चा या स्टूडेंट ज़्यादा एजुकेटेड दिख रहा है मुझे, तो उसका मुझे इनकम ज़्यादा दिख रही है, तो मैं कुछ ऐसा इन्फ्रेंस कर सकती हूँ कि हाँ, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि अगर एजुकेशन अच्छी मिली तो आप ज़्यादा अच्छे से अर्न कर सकते हो। तो ये मैंने कैसे इन्फ्रेंस निकाला? जब मैंने डेटा को स्टडी किया, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। नेक्स्ट वी हैव इज टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टैबुलेशन। मैंने हमेशा आपको बताया है कि सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की बात करें उसमें क्लासिफिकेशन आएगा, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे टैबुलेशन, राइट? सो ओनली क्लासिफाइड डेटा कैन बी टैबुलाइज्ड, और टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, दस प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर द टैबुलेशन एंड फर्दर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्या है? टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर। अब देखो कई बार क्या होता है, जब हम लोग डेटा को क्लासिफाई कर देते हैं, मैं उस चीज़ को ध्यान में भी रख सकती हूँ, पूरा डेटा मैं याद नहीं रख सकती, लेकिन कई बार आपने देखा हो कोई मेरे पास फ्लो चार्ट है तो वो मुझे याद कैसे रह जाता है? बिकॉज वो अच्छे से डेटा को मैंने क्लासिफाई करके रखा है। सो द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन अनेबल्स वन टू फॉर्म अ मेंटल पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड समराइज डेटा कैन ईजिली बी रिमेंबर्ड। तो मुझे अच्छे से ध्यान रह जाता है। पूरी बुक पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन जब मैं अपने नोट्स बनाती हूँ, अपने हिसाब से बनाती हूँ, कीवर्ड्स लिखती हूँ, निमोनिक टेक्निक्स बनाती हूँ, तो उसको मैं अच्छे से याद रख पाती हूँ। तो सेम चीज़ को यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। नेक्स्ट वी हैव इज द रिक्वेस्ट ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। तो अभी हमने सीखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं क्लासिफिकेशन के। अब हमें देखना है कि एक अच्छा क्लासिफिकेशन कौन सा होता है। पहला पॉइंट है मेरे पास सूटेबिलिटी। So the classification should conform to the object of the inquiry. For example, if an investigation is conducted to inquire into the economic conditions of the worker, then it will be of no use to classify them on the basis of their religion. देखो suitability का मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं ना, जो चीज़ relevant हो। अगर मुझे किसी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में जानना है तो उनके रिलीजन से मुझे क्या लेना देना? तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना मेरे लिए बिल्कुल काम की बात है ही नहीं। तो मुझे वो चीज़ देखनी रहती है जो चीज़ मेरे काम की है। क्या चीज़ काम की है? कि भाई आप कितना अर्न कर रहे हो, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है। ये मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन में कुछ क्लासीफाई कर पाऊंगी। सो सूटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आप डेटा कलेक्ट करके लेके आए हो उस पर हम लोग स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ। तो सूटेबल हमें देखना पड़ेगा कि जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं should be of suitable nature. Done? Okay. Next we have is unambiguous. So the classification should not lead to any ambiguity of confusion. It should not be difficult to place units into different groups according to their common characteristics. देखो ambiguity का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब सिमिलर हो, है ना, सिमिलर मीनिंग्स बता रहे हो तो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो जो भी डेटा को आप क्लासीफाई कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो ताकि सामने वाले के लिए चीज़ें सिंप्लीफाई हो पाए, ना कि आप उनको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दो और डिफिकल्ट कर दो टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी उसमें ऐसा नहीं मेंशन करना जो सामने वाले के दिमाग में कन्फ्यूजन को लेके आए। वी वॉन्ट थिंग्स टू बी सिंपल एंड सॉर्टेड फॉर द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड, राइट? नेक्स्ट वी हैव इज एग्जॉस्टिवनेस। हमेशा ध्यान रखना, एग्जॉस्टिवनेस का मतलब होता है टू इंक्लूड एवरीथिंग।
तो हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की बात करते हैं एग्जॉस्टिवनेस, मतलब एक तरीके से समरी आ जाना किसी चीज़ की, राइट। सो क्लासिफिकेशन शुड ऑल्सो बी एग्जॉस्टिव दैट एवरी यूनिट ऑफ द सीरीज शुड फाइंड प्लेस इन वन ग्रुप और द अनदर, मतलब कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, आप हर उसको अच्छे से क्लासीफाई करो ताकि ऐसा ना लगे कि जो आपने डेटा लिया है वो किसी चीज़ के काम का नहीं है, राइट। समझ गए इस चीज़ को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके next we have is flexibility. So a good classification should be capable of being adjusted according to the change situations and the conditions. देखो चीज़ों को फ्लेक्सिबल रखना इसलिए ज़रूरी रहता है बिकॉज हमें नहीं पता कि सिचुएशन क्या है, तो हो सकता है कि जो डेटा मैंने क्लासीफाई किया उसमें मुझे कुछ चेंजेस भी करने पड़े। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो द क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप so that an observed value belongs to one and only one of the classes, and there must be no item which can find its way into more than one classes. इसका मतलब आप इसको एम्बिगिटी से देख सकते हो कि हम नहीं चाहते कि कोई चीज़ ज़्यादा कंफ्यूजिंग हमारे लिए बने, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस का मतलब ये रहता है कि आप ये देखना कि सेम डेटा कहीं और तो नहीं आ रहा, तो ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। पहला हमने क्या बोला कि सारा डेटा हर जगह कहीं ना कहीं फिट होना चाहिए भाई, मतलब एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इंक्लूड करने के चक्कर में आप कहीं भी उसको मत डाल देना, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। ये जो आपको दिख रहे हैं ना रिक्विजिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनको मिस नहीं करना है, इनके हेड पॉइंट्स आपको ध्यान रहने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास स्टेबिलिटी। अब देखो जो भी जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी आप पढ़ते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ते हो, अब ये प्रिंसिपल्स क्यों है, बिकॉज एक स्टेबिलिटी है, एक यूनिफॉर्मिटी है, एक यूनिवर्सलनेस है इनके चीज़ में। अगर मैं हर बार क्वेश्चन जैसे कि अकाउंटेंसी में जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो सेम है, जो आपने 11th में पढ़ा आप 12th में उसको एक तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जो भी आपने बेसिक्स जो रूल्स पढ़े हैं अकाउंटेंसी के, अगर वो हर बार चेंज हो जाएंगे तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा ना। तो सिमिलरली हम भी चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे कि जिस तरीके से आप क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हर बार अलग ही तरीके से कर रहे हो कि सामने वाले को समझ नहीं आए। So the principle of classification once decided should remain same throughout the analysis, otherwise it will not be possible to get meaningful results. बार बार चेंज नहीं करना। अगर आपने ये स्टडी उठा ली कि ठीक है आपको इस पर रिसर्च करनी है, तो थ्रू आउट द चीज़ आपको वो सेम चीज़ को पैटर्न को फॉलो करना है ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और आपकी इन्फॉर्मेशन भी मीनिंगफुल निकले। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, होमोजेनिटी का मतलब क्या रहता है, सेम टू सेम। सो क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस if similar items are placed in a class. All units belonging to that particular group should exhibit similar characteristics. अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड लोगों के बारे में डेटा लिख रही हूँ, तो ये मान के चल रही हूँ कि जितने भी नाम यहाँ पे आ रहे हैं वो सब एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पे होमोजेनिटी क्या हो गई, दैट एवरीवन इज एम्प्लॉयड। तो ये भी मुझे चीज़ देखनी पड़ती है व्हेन आई क्लासीफाई द डेटा, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। नाउ अब जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, यहाँ पर भी तो डेटा को मैंने क्लासिफाई किया ना आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की अगर हम बात करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस और इनटू सम अरेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। वो कैसा रहता है, एक मेरे पास रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम देख चुके हैं, और अभी हमने देखे कि बेसिक रिक्विजिट्स कौन कौन से होते हैं हमारे गुड क्लासिफिकेशन के। ऑल ऑफ यू काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। गॉट इट स्टूडेंट्स, क्लियर? इन चीज़ों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, एक एक वर्ड मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन।
So statistical data is classified after taking into account the nature, scope and the purpose of an investigation. And data को classify करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं. तो हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है. एक आता है मेरे पास जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड नेक्स्ट वी हैव इज क्वांटिटेटिव. ठीक है. तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. समझे कि नहीं समझे इस चीज को? देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तो पहले भी सुना होगा, लेकिन ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन यानी जो डेटा आप क्लासिफाई कर रहे हो किसके बेसिस पे कर रहे हो, रीजन के बेसिस पे कर रहे हो, प्लेस के बेसिस पे कर रहे हो, लोकेशन के बेसिस पे कर रहे हो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. सो डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन और रीजन, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट है मेरे पास क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. डेटा इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम. क्रोनोलॉजी बोलते हैं ना, जो जैसा होता जा रहा है उसको वैसे रिकॉर्ड करते जाओ, मतलब क्रोनोलॉजी का मतलब है विद रेफरेंस टू द टाइम. सो दैट इज वाई यहाँ पे भी हमने चीज़ को क्या लिया है, जब हम लोग टाइम के बेसिस पे एक तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है. नेक्स्ट क्या है मेरे पास, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. सो डेटा इज क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. अब देखो, क्वालिटेटिव में हमारे पास दो तरीके की चीज़ें आती हैं. एक है मेरे पास मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन और एक मेरे पास आता है सिंपल क्लासिफिकेशन. क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को हम लोग न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं. यहाँ पे डेटा जो रहता है न्यूमेरिकल टर्म्स में रहता है एंड ये वो चीज़ें हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पे वो चीज़ें आती हैं विच कैन बी मेजर्ड लाइक न्यूमेरिकल डेटा. यहाँ पे वो चीज़ें आती हैं जिसको क्वालिटी के बेसिस पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है. क्रोनोलॉजिकल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होता है एंड जियोग्राफिकल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन होता है. तो अगर मैं बात करूँ, ये मेरा लोकेशन के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, ये क्वालिटी के बेसिस पे है और ये न्यूमेरिकल टर्म्स के बेसिस पे है. क्वालिटेटिव मेरा दो तरीके से और डिवाइड होता है, सिंपल तरीके से और मैनीफोल्ड से, तभी डिस्कस करेंगे, सो डू नॉट वरी. सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग स्पेशल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ही बोलते हैं, स्पेशल नहीं बोला है, स्पेशल बोला है, राइट. सो व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन और रीजन सच एज कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा. यानी जब आप डेटा को डिवाइड कर रहे हो ना, तो किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो, आप उनकी जगह के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो. सो दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट इज रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड, वी से दैट इट इज अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. अगर मैं बात कर रही हूँ कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, चाइना की पॉपुलेशन इतनी है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी है, तो जो मेरे पास डेटा है मैंने उसको किसके बेसिस पे कंपैरिजन किया है, कंट्री के बेसिस पे, उसकी लोकेशन के बेसिस पे मैंने कंपेयर किया है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. क्लियर? टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट, हम आगे बढ़ रहे हैं. डन. चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि कितना, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, कौन सा नहीं है, तो हमने देखा, हमने यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात के बेसिस पे क्लासीफाई किया है. तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, या मैं बोल सकती हूँ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. समझे? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. समझे कि नहीं समझे इस चीज को, यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेरे पास, जब मैं एक तरीके से डिवाइड करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल को हम लोग टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होता है, ये टाइम के बेसिस पे जब मैं चीज़ों को डिवाइड करती हूँ. सो व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू ईयर्स, डिकेड्स, है ना,
टाइम के बेसिस पे, मंथ्स के बेसिस पे, तो मेरे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाता है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली फॉर डिफरेंट ईयर्स, कि 2010 में इतनी थी, फिर 2011 में इतनी हो गई, 2012 में इतनी हो गई। तो किसकी कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? पॉपुलेशन दिल्ली की कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ईयर के बेसिस पे कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। किस में आएगा? क्रोनोलॉजिकल में आएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ दिल्ली की पॉपुलेशन 1951 में इतनी थी, 61 में इतनी हुई, 71 में इतनी हुई, 81 में इतनी हुई, 91 में इतनी हुई, 2001 में इतनी हुई, 2011 में कितनी हुई। सेंसस हमारा इंडिया के बेसिस पे मैंने कंपेयर किया कि मैं देख रही हूँ कि हर साल दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन किसके बेसिस पे किया? टाइम के बेसिस पे। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। एग्जाम्पल्स का स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है कि जब हमारे पास MCQs आएंगे, है ना, पेपर में, तो इसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने के लिए आएंगे, तो बिल्कुल बहराना नहीं है हमारे पास कि क्या आ गया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है मेरे पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। सो इन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन और लाइक एट्रीब्यूट्स। सेक्स हो सकता है या जेंडर हो सकता है ना। आपने मेल या फीमेल के बेसिस पे कंपेयर किया, जिसको हम लोग सेक्स रेशो भी बोलते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं जेंडर रेशो भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी हो सकता है, रीजन हो सकता है, कास्ट हो सकता है, एजुकेशन के बेसिस पे। तो ये सारी मेरी क्वालिटी के बेसिस पे जब कंपेरिजन होता है तो मेरे पास क्वालिटेटिव कंपेरिजन या क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट फास्ट फास्ट। समझे कि नहीं समझे? ओके, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें भी हमारे पास दो तरीके के क्लासिफिकेशन रहते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है मैनीफोल्ड। तो सिंपल क्लासिफिकेशन यानी जो पॉपुलेशन है, आपने जेंडर के रेशो पे उसको बांट दिया, या मेरे पास कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, तो ये मैंने क्या किया कि एक तरीके से सिंगल तरीके से क्लासिफाई कर दिया या सिंपल तरीके से कर दिया, जब एक सिंगल एट्रीब्यूट पे जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस पता है क्या? सबसे पहले वो देखते हैं। देखो, वेरिएबल जो वर्ड आया है वो आया है वैरी से, और वैरी का मतलब क्या रहता है? टू चेंज, जो बदल सकती हैं चीज़ें। वेरिएबल अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमेशा न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, यानी क्वांटिटेटिव। लेकिन एट्रीब्यूट सेम चीज़ है, यहाँ पे भी कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन ये आता है क्वालिटी के बेसिस पे, तो ये हो जाता है क्वालिटेटिव। तो जब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, हमारा ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग सिंपल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं एक सिंपल या एक सिंगल एट्रीब्यूट पे जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाता है? सिंपल क्लासिफिकेशन हो जाता है। लेकिन जहाँ पे मैं और भी एट्रीब्यूट्स के साथ करती हूँ, मोर एट्रीब्यूट्स, तो वो मेरे पास हो जाता है मैनीफोल्ड। जैसे कि इस वाली सिचुएशन में एक सिंगल एट्रीब्यूट यानी पॉपुलेशन को मैंने ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिवाइड कर दिया, मेल और फीमेल में, तो क्या हो गया मेरे पास? सिंपल, राइट। सो व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस अकॉर्डिंग टू वन एट्रीब्यूट ओनली, सिर्फ एक एट्रीब्यूट के बेसिस पे जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? सिंपल, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट, फिर मैं आपको मैनीफोल्ड भी समझाती हूँ जल्दी से। डन। अब सिमिलरली मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोर देन वन एट्रीब्यूट और व्हेन ईच क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू मोर देन टू सब क्लासेस, देन द क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी मैनीफोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी क्लासीफाई द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इनटू मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये पॉपुलेशन थी, उसको मैंने बांट दिया मेल्स
और फीमेल में। जैसे कि मैंने क्या बोला, अगर एक मैं सिंगल एट्रीब्यूट पे कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास मेल और फीमेल के बेसिस पे कंपैरिजन आ जाता है। लेकिन अगर सेम मैं मेल्स में भी डिवाइड कर रही हूँ कि कितने एजुकेटेड है और कितने नहीं हैं, नॉट एजुकेटेड, फिर मैंने बोला एजुकेटेड, फिर मैंने बोला नॉट एजुकेटेड, तो इस तरीके से जब मैं फर्दर क्लासिफिकेशन करने लगती हूँ तो वो क्या होता है, मेरे पास मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में आने लगता है, बिकॉज यहाँ पे मोर देन वन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। क्लियर? तो जैसे कि अभी मैंने बताया ये वाले क्वेश्चन में पॉपुलेशन था, अब इसी के बेसिस पे मैं रीजन के बेसिस पे कंपैरिजन करने लगूँ, रिलीजन के बेसिस पे कंपैरिजन करने लगूँ, यानी मोर देन टू एट्रीब्यूट्स या वन एट्रीब्यूट, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ वन सिंगल एट्रीब्यूट चल रहा है। मैनीफोल्ड में ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपको इसका एग्जाम्पल दिख रहा है कि पहले पॉपुलेशन को मैंने कंपेयर किया, किसके बेसिस पे किया, जेंडर के बेसिस पे कंपेयर किया। तो ये जो मैंने कंपैरिजन किया है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन एट्रीब्यूट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास सिंपल हो जाएगा मेरा क्लासिफिकेशन। लेकिन उसके बाद मैंने फर्दर इसको डिवाइड किया कि कितने लिटरेट है, कितने इलिटरेट हैं, फिर उसमें से ही मैंने डिवाइड किया कि कितने हिंदू हैं, कितने नॉन हिंदू हैं, कितने हिंदू हैं, कितने नॉन हिंदू हैं, यानी बार बार मैं इसमें कंपैरिजन करती चली जा रही हूँ अलग अलग बेसिस पे। तो जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होता है तो मेरे पास मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन हो जाता है। समझे इस चीज़ को? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन? नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और numerical classification. So in this classification, data is classified on the basis of some characteristics which can be measured such as height, weight, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और सेल्स। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, न्यूमेरिकल वे में आप क्लासिफाई कर सकते हो। यहाँ पे नंबर्स के बेसिस पे जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो मेरे पास किस में आ जाता है, क्वांटिटेटिव उसमें आ जाता है। एक्सपेंडिचर हो सकता है, इनकम हो सकता है ना, वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है। न्यूमेरिकल वेज में आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। समझे इस चीज़ को? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। चलो, for example, if we classify students according to their age in school, then we can always express the ages numerically. In the terms of numbers, let us suppose that the age of 500 students of the school lie among or between 10 to 18 years. Now we can classify them into four groups as 10 to 12, 12 से 14, 14 to 16, then we have 16 to 18. तो बेसिकली इस तरीके से मैं क्लासीफाई कर पाऊंगी डेटा को, जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है। तो ये हमने कैसा किया क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या है, पहले मैंने 10 से 12 किया, फिर 12 से 14 किया, फिर 14 से 16 किया, 16 से 18 किया, और यहाँ पे मैंने ऐसे नंबर्स लिख दिए। तो मैंने जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया स्टूडेंट्स, किसके बेसिस पे किया है क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द एज। एज के बेसिस पे कंपैरिजन किया है, और एज हम लोग नंबर्स में लिख सकते हैं, तो इसलिए मेरे पास ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ गए? चलो, नाउ अब मेरे पास आता है मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमें सीखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेरिएबल एंड योर फ्रीक्वेंसी। सो इन द गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन देर आर टू एलिमेंट्स। सबसे पहले वेरिएबल, जैसे कि एज, वेरिएबल को आप ये बोल सकते हो जिसके बेसिस पे कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ पे किसके बेसिस पे कंपैरिजन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ द एज। वहीं पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल या टर्म कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच वेरिएबल। अगर मैं बात कर रही हूँ कि 10 से 12 साल तक कितने लोग आए हैं, है ना, तो 10 से 12 साल तक कितने बच्चे रिपीट हुए हैं मेरे पास, कि 10 से 12 तक मेरे पास कितने बच्चे जिनकी एज 10, 11 या 12 में से है, तो मैंने बोला इतने बच्चे हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड ये जो एज आपको दिख रहा है ये मेरे पास हो जाएगा वेरिएबल। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ।
डन, ओके, समझ गए इतनी चीज को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का आगे बढ़ सकते हैं हम। चलो, सो ये क्या था हमारे पास वेरिएबल, और ये हो जाएगा मेरे पास फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। So the term variable is derived from the word vary, which means to differ or change. Hence, variable means the characteristic which differs or change. A variable refers to the quantity or the characteristic whose value varies from one investigation to another. यानी जो variable change हो सकता है with further investigation, उसको हम variable मानते हैं। अभी मैंने आपको variable और attribute के बीच में difference भी समझाया है, तो सेम चीज़ को यहाँ पे लिखा भी गया है, तो आप इसका जल्दी से screenshot ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Done? So the difference in the value may be with respect to the individual items, place or time. So each value within such range is called as variate. जैसे कि हम बात करते हैं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यूनिवेरिएट पढ़ेंगे, लास्ट में एक बाय वेरिएट भी पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में एक बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी भी पढ़ना है हमें, राइट? तो अगर हम बात करते हैं रेंज की बात करेंगे, व्हाट इज रेंज? रेंज होता है हमारे पास हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, इसको लिख लो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया था। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इज अ वेरिएबल एज प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज इज डिफरेंट। तो जो चीज चेंज हो सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के साथ, वो मेरे पास एक वेरिएबल के रूप में काउंट होता है। सो ऑल ऑफ यू टेक एन एग्जाम्पल की रेंज क्या होता है, जब हम लोग हाईएस्ट वैल्यू को सबट्रैक्ट करते हैं विद द लोएस्ट वैल्यू, तो उससे मेरा रेंज निकल के आ जाएगा, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखे तो उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। डन? Now, age is a variable as age of different students varies because अलग अलग तरीके से वो चेंज होती रहती है। And similarly, some more variables are height, weight, wages, income, expenditures। हर एक चीज़ कहाँ पे आती है मेरे पास, वेरिएबल हो जाती है, बिकॉज ये चेंज हो सकती है। It may be noted that different variables are measured in different units. For example, age को मेजर करते हैं हम लोग ईयर्स में, ठीक है, हाइट को मेजर करते हैं इंचेस में, या ऑन द बेसिस ऑफ सेंटीमीटर्स। तो हर एक चीज़ का जो मेजरमेंट होता है ना, यूनिट ऑफ measuring the things can differ, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Now, what is the difference between a variable versus an attribute? अभी मैंने आपको समझा भी दिया था, एक क्विक जल्दी से रीड कर लेते हैं। So variable is generally taken as anything that changes or varies over a period of time, जो चीज़ बदल सकती है। But in statistics, only that change is considered which is numerical in matter. So that is why वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ quantitative data में measure होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, variable। समझ गए? तो जो डेटा जो quantitative in nature हो, जैसे कि लेंथ, हाइट, विड्थ, टेम्परेचर एक्सेट्रा, जिसको आप न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख सकते हो, वही चीज़ क्या होती है मेरे पास, वेरिएबल, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, होपफुली ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई हो। वैसे मैं ऑलरेडी आपको वेरिएबल वर्सेस एट्रीब्यूट्स का डिफरेंस पहले भी समझा चुकी हूँ इसी सेशन में, लेकिन एक करेक्ट डेफिनेशन है, आप इसको लिख लीजिए। वेरिएबल वर्सेस एट्रीब्यूट आ सकता है। Now, variables which cannot be measured numerically, such as intelligence, beauty, efficiency, aptitude, etc., are called as your attributes. And in short, variable implies that quantitative characteristics of an item, whereas attribute signifies the qualitative characteristics of an item. यानी अगर मैं बात करती हूँ जो variable है मेरे पास, ठीक है, वो क्या रहता है भाई, वो रहता है मेरे पास quantitative। और जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मेरे पास क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव। ठीक है, समझ गए इस चीज को। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। सो वेरिएबल क्या होता है, एक एट्रीब्यूट क्या होता है, इन सब के बीच में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा।
ठीक है, ओके। ना स्टूडेंट्स, हम लोग वेरिएबल की भी बात करते हैं। वेरिएबल यानी न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। एक मेरे पास होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक मेरे पास होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्या चीज़ है? एक मेरे पास होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, सो डिस्क्रीट वेरिएबल की अगर मैं बात करती हूँ यानी डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। सो वेरिएबल्स विच आर केपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एब्स्ट्रैक्ट और फाइनाइट वैल्यू or generally not only fractional value are termed as discrete variables, and in other words discrete variables are expressed in terms of complete numbers. अभी वैसे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव आप सीरीज पढ़ते तो मैं उसमें आपको समझाती, लेकिन दो तरीके के हमारे पास वेरिएबल्स रहते हैं। पहले मैंने आपको समझाया कि एक मेरे पास होता है वेरिएबल और एक मेरे पास होता है एट्रीब्यूट। ठीक है, अब एट्रीब्यूट वाली कहानी हो गई खत्म। अब मेरा जो डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट्स वो किस पे चल रहा है कि जो वेरिएबल भी है, एक मेरे पास होता है कंटिन्यूअस और एक मेरे पास होता है डिस्क्रीट। जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है मेरा, इसमें कोई भी वैल्यू फ्रैक्शनल टर्म्स में नहीं आएगी, फाइनाइट वैल्यूज आएंगी, एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यूज में कोई मेजरमेंट नहीं होता है ना। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ किसी का जो वेट है भाई वो 51.2 kgs हो सकता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि मेरी क्लास में 25.2 बच्चे हैं। आप बोलोगे या तो 25 बच्चे हैं या तो 26 बच्चे हैं, ये 25.2 तो होगा नहीं। मतलब जो चीज़ें एग्जैक्ट एक फाइनाइट वैल्यू में एक्सप्लेन की जा सकती है वो मेरे पास डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाता है। एंड कंटिन्यूअस में पॉइंट्स में भी हमारे पास आंसर आ सकता है। सो वेरिएबल विच आर केपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एग्जैक्ट और फाइनाइट वैल्यूज are generally not only fractional values are termed as discrete value. In other words, we can say that discrete variables are expressed in terms of complete numbers. यानी बिल्कुल ही pointers, decimal वगैरह नहीं है, सिर्फ proper value आपको देखने को मिलेगी। Clear? Take a screenshot now. समझे कि नहीं समझे? समझे इस चीज को? ओके, for example, number of workers or number of students in a class are discrete variable as they cannot be fractions, right? जैसे मैंने आपको example भी दिया था. Similarly, number of members in a family can be 1, 2 and so on, but it cannot be 1.5 या 2.5. So some other examples can be population of a town. यानी exact numbers आपको देखेंगे सर, आपको decimal वगैरह में number नहीं देखने को मिलने वाला. So in discrete series, variables can take only incredible values या data is obtained by counting. तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी, हाफ, पौने, आधा, ऐसा कुछ नंबर नहीं आने वाला. यू विल गेट प्रॉपर नंबर्स. ठीक है, समझ गए इस चीज को? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब है मेरे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज इन अ कॉलोनी. अब ये मेरे पास कैसे वेरिएबल हो गए? डिस्क्रीट. बिकॉज जब मैं बात कर रही हूँ कॉलोनी में कितने हैं बच्चे हैं, है ना, तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसे कौन सी फैमिलीज हैं जिनके पास एक भी बच्चा नहीं, तो मैंने बोला ऐसी 5 फैमिलीज हैं. ऐसे कौन सी फैमिलीज में एक बच्चा है, तो मैंने बोला 7. मैंने बोला जिनके पास 2 है, 2 चिल्ड्रन है, तो मेरे पास कितना होगा? 25. 3 चिल्ड्रन है तो वो 3 हो गया. तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंटर्स में नाम नहीं है ना, पॉइंटर्स में तो एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज ये चीज पॉइंटर्स में हो भी नहीं सकती. सो इन सर्टन सिचुएशन डिस्क्रीट वेरिएबल कैन इवन हैव फ्रैक्शनल वैल्यूज, बट देयर नीड टू बी सम डिफरेंस बिटवीन वन वेरिएबल एंड द अदर वेरिएबल. लेकिन आपको देखिए कि इसमें भी आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है 5, 7, तो आपको डिफरेंस अलग ही समझ में आ रहा है. एवरीथिंग इज इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, एग्जैक्ट वैल्यू. तो मेरे पास क्या हो जाता है? डिस्क्रीट वेरिएबल केस में होता है. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. समझे कि नहीं समझे इस चीज को? पहले मुझे ये बताइए. होपफुली स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का आगे बढ़ सकते हैं अब हम. चलो
नेक्स्ट है मेरे पास कंटिन्यूस वेरिएबल, यानी इसमें फ्रैक्शनल में भी वैल्यू आ सकती है, डेसिमल में भी आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो दोज वेरिएबल्स विच कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, फ्रैक्शनल, इंटीग्रल सब चलेगा, इन गिवन स्पेसिफिक रेंज आर टर्म्ड एज कंटिन्यूस वेरिएबल. जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ, मैंने बात करी 1 से लेके 10 तक कितने जो मेरे पास आइटम्स हैं 20 है, ठीक है, या कोई भी चीज़ 20 है, तो 9.5 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है ना. मैं केजीज में बात करूँ कि कितने मेरे पास राइस है, तो वो 20.5 केजीज भी हो सकती है, 2.5 केजीज भी हो सकती है, तो मेरे लिए पॉसिबल है ना वो चीज़, तो किस में आ जाएगी, कंटिन्यूस वेरिएबल में आएगी. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. डन. For example, temperature is a continuous variable because it changes frequently और pointers में change होता है, तो temperature किसका example हो जाएगा, continuous variable का होगा. Next, some other examples of continuous variable are height, weight, distance, speed, etc. as they can be in values जो pointers में भी हो सकती हैं. And a variable is said to be continuous if it is capable of passing from one given value to the next value by infinity small मेजरमेंट्स. क्लियर, समझ गए इस चीज़ को. तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो मेजरमेंट्स हमारे पास हैं, ये छोटे छोटे उसमें भी हो सकता है, पॉइंटर्स में बढ़ गया, थोड़ा सा पॉइंट बढ़ गया, तो लेकिन ये यहाँ पे याद रखना है कि डिस्क्रीट में से फाइनाइट वैल्यूज आती हैं और कंटिन्यूस में हमारे पास कंटिन्यूस वाली वैल्यूज आ सकती हैं, जिसमें पॉइंटर्स, इंटीग्रल सब चलेगा हमारे पास. ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. समझे कि नहीं समझे भाई? ओके. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है वेट जो है, अब मैंने बोला कि 40 से लेके 45 तक केजीज की बात कर रहे हैं, तो 22 बच्चों का वेट है, किसी का 42.3 भी हो सकता है, किसी का 41.4 भी हो सकता है, तो पॉइंटर्स में आ सकता है ना वेट. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या पूछ क्या रहे हैं, जैसे कि जो वेट है वो पॉइंटर्स में हो सकता है. क्लियर, स्ट्रेंथ नहीं होगी पॉइंटर्स में. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्क्रीट एंड अ कंटिन्यूअस वेरिएबल. ठीक है, सो डिस्क्रीट वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज केपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एग्जैक्ट वैल्यू एंड जनरली नॉट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू. लेकिन जब मैं बात करती हूँ कंटिन्यूअस वेरिएबल की, हेयर यू कैन टेक फ्रैक्शनल वैल्यूज एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूअस वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच कैन टेक ऑल पॉसिबल values like integral as well as fractional in a given specific range. Next जो मेरे पास आता है, these variables increase in complete numbers because यहाँ पे finite terms की बात कर रहे हैं, and जो continuous है यहाँ पे दोनों चीज़ों में possible है, चाहे वो fractional में हो चाहे वो finite numbers में हो, it is possible in both. डेटा कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट में काउंटिंग के थ्रू आप डेटा कैलकुलेट कर सकते हो, कंटिन्यूस में आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो, केजीज में, इंचेस में, ठीक है, सेंटीमीटर्स में, ऐसा. नेक्स्ट क्या है मेरे पास, डिस्क्रीट वैल्यू, नंबर ऑफ वर्कर्स और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. एग्जाम्पल गिवन है, कभी भी हमारे पॉइंटर्स में नहीं हो सकते, तो डिस्क्रीट वैल्यू है. कंटिन्यूस में हाइट, वेट, जैसे कि आपको पता है पॉइंटर्स में हो सकते हैं, तो ये मेरे पास कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा. फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट, जल्दी जल्दी. समझे कि नहीं समझे इस चीज को, पहले तो मुझे आप ये बताइए. गॉट इट? कई बार आपको बोला जा सकता है कि सिर्फ मीनिंग के बेसिस पे कंपेयर करो या एग्जाम्पल के बेसिस पे कंपेयर करो, तो आपको एक कंपैरिजन आना चाहिए. ठीक है, चलो. नाउ स्टूडेंट्स वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो वेरिएबल का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया कि वेरिएबल क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, वेरिएबल में कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, एंड मेरे पास डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है. ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं. अब है मेरे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है. सो frequency refers to the number of times a given value appears in a distribution. For example, suppose there are 20 students in a class and out of them 9 students have got 70 marks, 6 students have got 85 marks and 5 students have got 92 marks.
तो ये जो आपको 9, 6 और ये 5 दिख रहा है, ये क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी, कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है। हमने मीन मीडियन मोड तो कर रखा है, हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट्स ने नहीं भी किया हो, बिकॉज हमने उसको पहले इसलिए कवर कर लिया था बिकॉज आपके टर्म 1 में आ रहा था अधिकतर स्कूल्स में, सो स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड इट, सो दैट इज़ वाई स्टार्टेड पोस्टिंग दैट वीडियो। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो सकती है। अगर मैं बोल रही हूँ 9 बच्चों के मार्क्स आए हैं या करीबन 9 बच्चों के 70 मार्क्स आए हैं, तो ये 9 क्या है, मतलब 9 बच्चों के 70 मार्क्स बार बार आए हैं, है ना। अगर क्लास में 40 बच्चे, मैंने बोला 9 बच्चों के 70 आए, मतलब 70 जो मार्क्स है वो सेम है, लेकिन 9 बच्चे उसको लेकर आए, तो ये 9 क्या हो जाएगा मेरे पास, फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये क्या होता है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या हो जाएगा 965 क्या हो जाएगा मेरे पास, दीज विल बी माई फ्रीक्वेंसीज। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझे कि नहीं समझे फ्रीक्वेंसी का? अच्छा, एक और कोई एग्जाम्पल लिख के जल्दी से मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, एक और कोई एग्जाम्पल लिख दो। अपने क्लास में से ही बता सकते हो, अपने लाइफ का भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू डोंट हैव टू गिव ओनली बुकिश एग्जाम्पल्स, या बुक वाले एग्जाम्पल्स देना जरूरी नहीं है यहाँ पे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। So a table in which the frequency and the associated values of a variable are written side by side, it is known as frequency distribution. A frequency distribution can be discrete as well as continuous depending upon the whether the variable is discrete or continuous. अभी मैं उसका टेबल भी आपको बता दूंगी। जैसे कि डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं, है ना, एंड कंटिन्यूस में आपने डिफरेंट क्लास इंटरवल्स बचपन से देखते हुए आ रहे हो, तो कुछ भी चीज़ नया नहीं है। जब ऐसे में डिवाइड कर रही हूँ यानी कंटिन्यूस बेसिस पे कर रही हूँ, है ना। चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1 मेरा क्या बता रहा है कि डिस्क्रीट क्या होता है। सो डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सीरीज आपको गिवन है जिसको हम बोलते हैं एक्स, और ये मेरे पास हो जाता है मेरा फ्रीक्वेंसी की कोई कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है। तो मेरे पास सीरीज क्या है 0 1 2 3 कि 0 चिल्ड्रन किसके हैं भाई 5, 1 चिल्ड्रन किसके हैं 7 फैमिलीज के, 2 चिल्ड्रन कितने हैं भाई 25 फैमिलीज के, 3 चिल्ड्रन कितने हैं 3 फैमिलीज के। तो ये मेरे पास कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, डिस्क्रीट वेरिएबल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। वहीं पे कंटिन्यूस मेरा ये वाला हो जाएगा जिसमें क्लास इंटरवल्स रहते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, सो वी कैन मूव ऑन। अब जो मेरे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज बेसिकली ऑफ व्हाट आर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सीरीज और उसके कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं। So the arrangement of classified data in some logical order, ठीक है, like according to the size, according to the time or of occurrence or according to some other measurements or non-measurable characteristics is known as statistical series. आपके ऊपर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें सिर्फ आपको बोला जाएगा कि what do you understand by statistical series। तो क्या होता है, जहाँ पे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं डेटा का, किसके बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे हो सकता है, टाइम के बेसिस पे हो सकता है, उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेसिस पे हो सकता है। अभी हमने देखा ना, ज्योग्राफिकल टाइम के बेसिस पे कर सकते हो, लोकेशन के बेसिस पे कर सकते हो, है ना, उसके डिस्क्रिप्टिव नेचर पे कर सकते हो। देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अभी हम देख के आ रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल सीरीज में अरेंज करना बोलते हैं। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट। समझ गए इस चीज को पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। होपफुली दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वन। चलो, statistical series are prepared to present the collected and classified data in a properly arranged way. For example, if the data pertaining to marks of 35 students in the class are arranged according to their roll numbers, then it can be called a statistical series. एक सीरीज में डेटा को अरेंज करना ताकि सामने वाले को आसान हो। अगर मैं ऐसे ही किसी के भी मार्क्स लिख दूंगी 25, 26, 12, 13, 30, 45 एंड देन वी हैव 60, आप बोलोगे क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं सेम डेटा को ऐसे लिखूं कि रोल नंबर 1 के आए 25, रोल नंबर 2 के आए 84, रोल नंबर 3 के आए हैं 36, रोल नंबर 4 के आए हैं 74, रोल नंबर 5 के आए हैं 62, तो जब मैं इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट कर रही हूँ तो सामने वाले को समझ में आ रहा है ना, अच्छा ठीक है
एक रोल नंबर का 25 मिले, इसको इतने मिले, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। सो दैट इज वाई स्टैटिस्टिकल सीरीज का बनना थोड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। अब जैसे कि हमारी बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज दो तरीके से डिवाइड हो सकती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे डिवाइड कर सकते हो, टाइम के बेसिस पे, ठीक है, स्पेशियल के बेसिस पे यानी लोकेशन के बेसिस पे एंड कंडीशन के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ योर, हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, तो वो हमारे पास हो जाता है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। क्लियर, समझे इस चीज को? तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी सीरीज इन डिटेल। क्लियर, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, आई थिंक ये अभी हम पढ़ के भी आ रहे हैं, है ना, कि पहला क्या होता है, टाइम के बेसिस पे कंपेयर करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, वही जब हम लोग टाइम के बेसिस पे सीरीज प्रिपेयर करते हैं तो मेरा टाइम सीरीज हो जाता है। किसके बेसिस पे? कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे। फिर क्या होता है मेरे पास? लोकेशन के बेसिस पे, जिसको ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ही बोलते हैं और सीरीज भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है? कंडीशन के बेसिस पे, कोई स्पेशल कंडीशन जब मुझे गिवन रहती है एंड उसके बेसिस पे जब मैं कोई सीरीज को प्रिपेयर करती हूँ तो मेरे पास कंडीशनल पे आ जाता है। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे 3 हो गए। कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी 3 होते हैं मेरे पास, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लास्ट में मेरे पास होता है कंटिन्यूस सीरीज। ये तीनों सीरीज के बारे में मीन, मीडियन, मोड में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल सीरीज आर ऑफ 3 काइंड्स। पहला क्या है? टाइम सीरीज। टाइम का मतलब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिवाइड कर रहे हो। किसके ऑर्डर पे कर रहे हो? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो। जैसे कि अगर मैंने बात किया कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, तो मैंने बोला कि भाई 2001 में इतनी थी, 2002 में इतनी हो गई, 2003 में इतनी हो गई, तो आपने टाइम के बेसिस पे चीज़ों को कैलकुलेट किया है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास वो वाला सिनेरियो क्या हो जाएगा, टाइम सीरीज का। सो इफ द डिफरेंट वैल्यूज दैट अ वेरिएबल हैज टेकन इन अ पीरियड ऑफ अ टाइम आर अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, द सीरीज सो ऑब्टेन इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। क्लियर? So it is a statistical series in which data is presented with regard to time unit, that is day, week, month और year. Clear? समझ गए इस चीज को? Take a screenshot of it. तो टाइम सीरीज क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम लोग टाइम के बेसिस पे चीज़ों को करते हैं। अब टाइम कैसा हो सकता है? डे के बेसिस पे भी हो सकता है, वीक के बेसिस पे भी हो सकता है, मंथ के बेसिस पे हो सकता है, या ईयर के बेसिस पे भी हमारा हो सकता है। ये समझ आया? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या गिवन है, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? टाइम के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं कि ईयर 1951 है, मेरे पास पॉपुलेशन इतनी थी, 1961 में पॉपुलेशन इतनी हो गई, 1971 में पॉपुलेशन इतनी हो गई, देन 1981, 1991, 2001 एंड 2011। सो क्लियरली मुझे पता है कि जैसे से मेरे ईयर ये शिफ्ट होते जा रहे हैं, मेरी पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? किसके बेसिस पे मैंने कंपैरिजन किया है? पॉपुलेशन को कंपेयर किया, लेकिन किसके बेसिस पे मैंने किया है? टाइम के बेसिस पे। इसलिए क्या हो जाएगा मेरे पास? टाइम सीरीज हो जाएगा। व्हेन यू कंपेयर एंड मेक द सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। क्लियर? समझ गए? दैट इज वाई जो पॉपुलेशन डिवाइडेड है किसके बेसिस पे हुआ? ईयर में। ये ईयर के बेसिस पे हो सकता है, डे के बेसिस पे हो सकता है, मंथ, ये सारी चीजें किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? टाइम के ही। राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। फाइन। तो जब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइम सीरीज की, जब मैं टाइम के बेसिस पे कंपैरिजन कर रही हूँ तो मेरे पास टाइम सीरीज में आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो अब हम लोग बात करते हैं, सेकेंड है हमारे पास स्पेशल सीरीज। जब हम स्पेशल सीरीज की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आता है? द डेटा अरेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और द ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन फॉर्म अ स्पेशल सीरीज। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सीरीज टाइम फैक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट वेरियस प्लेसेस चेंज। अब जैसे कि उसमें हम लोग टाइम को सेम रख रहे थे, मतलब टाइम बार बार हमारा बदल रहा था ना। पहले 1951 का देखा, फिर 61, 71, ऐसे करके हम लोग पॉपुलेशन को देख रहे थे। हमने क्या देखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम सीरीज को देखा था। अब मेरे पास किसकी सीरीज आ रही है? लोकेशन सीरीज।
जब मैं बात कर रही हूँ लोकेशन सीरीज की, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जो लोकेशन है मेरे पास, एक है मेरे पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात। अब सेम टेबल को मैंने क्या डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। अलग अलग स्टेट्स के बेसिस से मैंने कंपेयर किया है कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे पास, लोकेशन सीरीज का, बिकॉज यहाँ पे मैं लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड कर रही हूँ। सो द डेटा अरेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और द ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन form a spatial series. For example, in this series, time factor remains constant whereas place change, right? तो यहाँ पे टाइम हमारा कांस्टेंट रहा है कि टाइम हमने मान लिया जैसे कि ये है 2011 का, लेकिन लोकेशन चेंज होती चली गई, तो मेरे पास कैसी हो जाएगी, स्पेशल सीरीज हो जाएगी। क्लियर, समझ गए इसको, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ जल्दी से। एग्जाम्पल्स जो गिवन है ना स्टूडेंट्स, इसलिए गिवन दिए हैं आपको, वहाँ पे लिखा है हमने, ताकि जब आपने क्वेश्चन पेपर में करोगे तो भी आप अच्छे से एग्जाम्पल्स को लिखोगे। सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा है हमने एग्जाम्पल, यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स। क्लियर, समझ गए, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कंडीशन सीरीज। सो इन दिस सीरीज डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अकरिंग अंडर सर्टेन कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस, जैसे कि स्टूडेंट्स ऑफ द सर्टेन क्लास अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एज, हाइट्स, वेट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोगों ने एज डिस्ट्रीब्यूशन किया है यहाँ पे 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। तो आपने 500 बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो ये आपकी एक स्पेशल कंडीशन हो गई कि मुझे सिर्फ 500 का डेटा इस तरीके से चाहिए। तो ये आपने एज के बेसिस पे किया, लेकिन स्पेशल कंडीशन क्या थी कि आपको 500 स्टूडेंट्स का डेटा कैलकुलेट करना था। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे पास, स्पेशल कंडीशन का, बिकॉज 10 से 12 कितने बच्चे, 150, 12 से 14 तक कितने बच्चे हैं मेरे पास, 130, 14 से 16 कितने बच्चे हैं मेरे पास, 100, 16 से 18 कितने बच्चे हैं मेरे पास, 120। तो इस तरीके से जब मैं डेटा को कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास किस में आ जाता है, स्पेशल कंडीशन सीरीज में आ जाता है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी, एग्जांपल्स लिखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, तो एग्जांपल्स को अच्छे से गो थ्रू करना है सभी को। जल्दी जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। डन, समझ गए इस चीज को, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? चलो, now on the basis of the construction, according to the construction, statistical series can be categorized under, जैसे कि अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि अब मैंने बात किया कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, ये एक इंडिविजुअल सीरीज हो सकती है, डिस्क्रीट सीरीज हो सकती है, कंटिन्यूस सीरीज हो सकती है। अभी जो मैंने आपको 3 सीरीज पढ़ाई हैं, है ना, चाहे वो मेरी टाइम सीरीज हो, चाहे वो मेरी स्पेशल सीरीज हो, चाहे वो कंडीशन सीरीज हो, वो किसके बेसिस पे थी, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे थी। जब हम लोग बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, तो मेरे पास इंडिविजुअल हो जाएगा, डिस्क्रीट हो जाएगा और कंटिन्यूस सीरीज हो जाएंगी। समझ गए इस चीज को, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? इंडिविजुअल सीरीज में भी 2 टाइप की सीरीज आएंगी, अनऑर्गेनाइज्ड आएंगी, अनऑर्गेनाइज्ड आएंगी, फिर डिस्क्रीट आएगी और फिर मेरे पास कंटिन्यूस सीरीज आएंगी। डिस्क्रीट सीरीज में भी ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में बहुत सारे टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड, क्यूमुलेटिव, इक्वल एंड मिडिल वैल्यू सीरीज। अभी जितनी भी सीरीज हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज हो, ये वो वाली सीरीज है स्टूडेंट्स जो आप पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ा है, जब मैंने आपको मीन मिनट मोड पढ़ाया तब भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी, बिकॉज ये वाली सीरीज़ को आप प्रैक्टिस करने वाले हो या कर चुके हो अगर आपने मेरे साथ मीन मिनट मोड पढ़ लिया है तो। नहीं तो आप जब मेरे रेगुलर क्लासेस देख सकते हो, पूरी चीज़ें अपलोडेड है, क्योंकि ये वाली जो सीरीज़ आप देख रहे हो ये आने वाले प्रैक्टिकल पोर्शन में बार बार रिपीट होने वाली है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा ऐसे डिस्कशन नहीं करूँगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस सो मच अबाउट इट। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूस हो, इन सारी चीज़ों को आपका स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी। डन स्टूडेंट्स, समझ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। अब सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज यानी आपको अगर याद हो, जब हम लोग मीन मिनिट मोड पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लिख दिया, तो मेरे पास क्या हो जाता था, सिंगल सीरीज हो जाता था। सो इंडिविजुअल सीरीज रिफर्स टू दैट सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। फॉर एग्जाम्पल, ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। For example, if marks of 10 students of class 11th are given individually, it is a form of individual series. Clear?
अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के 20 में से मार्क्स हैं। किसी के 10 आए, किसी के 15, किसी के 19, किसी के 18, किसी के 16, किसी के 12, किसी के 13, किसी के 11, किसी के 10 और सबसे कम आए 9। तो इस तरीके से जब मैंने डेटा को रिप्रेजेंट किया, मैंने सिर्फ मार्क्स लिखे हैं इकोनॉमिक्स के, किसके, 11th के, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें भी हमारे पास अनऑर्गेनाइज रहती है एंड ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज का देखते हैं। अनऑर्गेनाइज सीरीज इज एन अनअरेंज्ड मास ऑफ डेटा, दैट इज रॉ डेटा। रॉ डेटा मीन्स डेटा इज इन ओरिजिनल फॉर्म when the investigator has collected the data and he has not arranged the same in a systematic manner, it is called as raw data और unorganized data। तो वो डेटा जो अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसको अभी हमने कुछ क्लासीफाई नहीं किया है, मतलब मेरे पास डेटा अभी बहुत रॉ है, उसको अभी क्लासीफाई करना है, तभी मैं उसका टैबुलेशन कर पाऊंगी, तभी सीरीज बना पाऊंगी। तो अभी तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी उसको बस मैंने लाके रख दिया, तो मेरे पास क्या हो जाता है, अनऑर्गेनाइज डेटा। सो रॉ डेटा एंड अनऑर्गेनाइज डेटा दोनों सेम हैं। क्या ये बात मुझे समझ आ गई? अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डन। For example, marks obtained by 10 students in a class are as follows. For example, 35, 40, 38, 17 and 25, 45, 36, 29, 42 and 22। तो यहाँ पे क्या है, ये जो डेटा मुझे गिवन है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किसका कितने नंबर है। बस आपने 10 बच्चों के मार्क्स लाके पटक दिए मेरे सामने, अब मैं कैसे समझूँ कि किसके कितने नंबर आए। अब सेम चीज़ को जब मैं इस तरीके से लिख रही थी, हाँ, तो ये मुझे समझ आ रहा था ना, मतलब यहाँ पे मैंने डेटा को क्या किया है, एक तरीके से मैंने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया था। लेकिन ये क्या होता है, ये है मेरे पास अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। सो द गिवन डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड, दैट इज रॉ फॉर्म। सच अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डज नॉट गिव एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन, बल्कि और ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन या इन्फ्रेंसेस, इट इज़ नेसेसरी टू रीऑर्गेनाइज द रॉ डेटा। तब सेम डेटा को मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बेटा इसको हम रिमूव कर देते हैं। सो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? कुछ चीजें बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें इसमें बिल्कुल भी सर नहीं खपाना है कि क्या है। कुछ चीजें बहुत कॉमन सेंस वाली है तो जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, फाइन, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है मेरे पास ऑर्गेनाइज डेटा। अब ऑर्गेनाइज डेटा कैसा होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये मेरे पास ऑर्गेनाइज डेटा हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज किया है। सो ऑर्गेनाइज सीरीज इज अ ऑर्डरली अरेंज्ड raw data. An organized individual series may be presented in two forms according to the serial number या according to their magnitude. serial number यानी 1 2 3 4 करके आप लिख सकते हो, या magnitude यानी या तो ascending से descending कर दो या descending से ascending, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, हाउ इंडिविजुअल सीरीज कैन बी ऑर्गेनाइज। तो हमेशा याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ सीरियल नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि या तो बड़े से छोटा या तो छोटे से बड़ा, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से किसी भी तरीके से आप अरेंज कर सकते हो डेटा को। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आप, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं होगी? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है आपको। ओके वेट, हाँ, पहला है हमारे पास अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। So an individual series can be arranged in a serial order. So marks obtained by 10 students may be arranged either in serial number or in order of their roll numbers as shown in the following table. जैसे कि आपको गिवन है सीरियल नंबर या रोल नंबर्स भी आप लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया और उधर उनके मार्क्स लिख दिए। तो यहाँ पे मैंने डेटा को अरेंज कर दिया, मुझे समझ आने लग गया ना? गुड। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने डेटा को सीरियल नंबर के बेसिस पे इंडिविजुअल सीरीज बना दी। समझ के इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट है मेरे पास अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, राइट? सो एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कैन बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑल्सो। द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी या तो असेंडिंग डिसेंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अरे। ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मार्क करना है। ये MCQ में आ सकता है क्वेश्चन, वन लाइनर की तरह आ सकता है।
तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है कि अगर जब भी मैं इंडिविजुअल सीरीज के जो डेटा है उसको अरेंज करूंगी किसमें, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? सब होशियार चंद है हमारे क्लास में, सब समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। ठीक है, समझ गए, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पक्का? ओके ग्रेट, चलो मूविंग ऑन। It is also known as arrays or frequency arrays या arrays of the data या arraying of the figures. So marks obtained by 10 students can be presented either in ascending order, descending order या आप उसको सीरीज में भी कर सकते हो। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा है, when the data is arranged systematically from the lowest to the highest value, ठीक है, then such arrangement is the ascending order। देखो कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चों ने मुझे भी कंफ्यूजन होता था कि असेंडिंग से डिसेंडिंग कैसे याद रखना है। अच्छा ABCD पढ़ा है ना, ABCD, तो ऐसा मानो कि A छोटा है और यहाँ से आगे बढ़ते चले जाओगे तो नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे। तो अगर मैं A से D जा रही हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग से जा रही हूँ, है ना, तो मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, दैट इज बेसिकली लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू। वहीं पर अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हूँ ना, D से मुझे A की तरफ आना है, यानी बड़े से छोटा, यानी हाईएस्ट से छोटी वैल्यू। बहुत ही बचकांडा सा एक तरीके से हम बोल सकते हैं, बचपन वाला हम बोल सकते हैं, फालतू सी निमोनिक टेक्निक है, लेकिन अगर ऐसे याद रहती है। और ये टेक्निक मेरी नहीं, आई थिंक वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी दिस, जब मैं कंफ्यूज होती थी कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा, सेंडिंग डिसेंडिंग भी भूल जाती थी, मैथ इतना खराब था कि हम क्या बताएं, है ना। अब तो सुधर गया, अब तो काफ़ी सुधर गया है, तो अब कोई टेंशन नहीं। पहले बचपन में बहुत ज़्यादा खराब था, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है ABCD तरह याद रख, अगर A से D जाना है मतलब छोटे से बड़ा जा रहा है अपन, D से A जाना है ना, बड़े से छोटा आ रहा है, ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। नहीं भूलती मैं, तो अटपटी चीज़ें याद रह जाती हैं, राइट। तो असेंडिंग क्या हो जाएगा, A से मुझे D की तरफ जाना है, यानी लोएस्ट से मुझे कहाँ जाना है, हाईएस्ट की तरफ जाना है। जैसे कि 17, 22, 25, 29, 35, 36, 38, 40, 42 एंड 45। तो लोएस्ट मेरे पास कितना हो गया भाई, 17, और हाईएस्ट मेरे पास कितना हो गया, 45। तो ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सिमिलरली जब मैं बात करती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो डिसेंडिंग क्या हो जाएगा, D से A की तरफ जाना है, यानी बड़े से छोटा, यानी हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू। सो व्हेन द डेटा इज अरेंज सिस्टमैटिकली फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट वैल्यू, देन सच एन अरेंजमेंट इज नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि इसमें 45, 42 यानी उल्टी कर दी, यानी उल्टी इन द सेंस उल्टी तरीके से हमने शुरू कर दी सीरीज को, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे 45 हो गया, 42, 40, 38, 36, यानी सबसे पहले बड़ी वैल्यू आई और उसके बाद धीरे 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 करके लोएस्ट वैल्यू मेरे पास आ गई। सिमिलरली हम रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, सीख गए, सब होशियार बन गए। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेंज कैसे निकलेगी अगर मुझे बताओ, असेंडिंग ऑर्डर में रेंज कैसे निकलेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सभी को इसका आंसर, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इन द गिवन सिचुएशन। फास्ट, समझे कि नहीं समझे? ओके, ठीक है, आई थिंक ये तो पूरा उसी का समझाया गया, सो वी कैन मूव ऑन। नेक्स्ट मेरे पास आता है डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। So a much better way of presentation of data is to express in a form of discrete series. A discrete series is that series where individual values differ from each other by definite amount. तो मतलब क्योंकि discrete variable के बारे में पढ़ा था ना, वही वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है। So in a discrete frequency distribution, various values of the variable are shown along with their corresponding frequencies. For a discrete variable, the classification of its data is known as frequency array. ठीक है, ये याद रखना है आपको। And a discrete variable takes a definite incremental value, not a fractional value, because आपको पता है कि discrete variable वो variable होता है जिसमें से finite terms आते हैं, continuous variable वो variable होता है जिसमें आप fractional values भी consider कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, all of you। डन, चलो आगे बढ़े। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स बचपन में सीखे होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ याद आया? ऐसे बनाते थे बचपन में अपन टेलीमार्क्स,
वही वाली चीज़ को अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टेली मार्क्स भी फ्रीक्वेंसी को तो एक तरीके से बनाते हैं ना, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि किसी क्लास में अगर मैं बोलूँ 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए, मैंने बोला 6 बच्चों के आए, तो मैं कैसे बनाती थी टेली मार्क्स, 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे कटता है। 5 कभी भी 5 का डंडा नहीं बनता था, हम उसको ऐसे क्रॉस कर देते थे और मुझे फिर से रीस्टार्ट करना तो मैं एक और यहाँ पे बना देती थी, ठीक है। तो ऐसे 5 के टर्म्स में ही वो पूरा एक ग्रुप बनता था, राइट। सो द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व, मैं सीधे डायरेक्टली आपको स्टेप्स बताऊंगी बिकॉज इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, उसको सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, सो वी विल इग्नोर दैट, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें टेली मार्क्स की, सो टेली मार्क्स में क्या होता है, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है कि ये नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, वो मेरे पास टेली मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि द मेथड ऑफ टेली मार्क्स इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज रिटन इन अ कॉलम एंड फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन अ टेली मार्क इज डिनोटेड टू इट, एंड जो बनता है कुछ इस तरीके से। तो ये वाला चीज आप लिख लो कि अगर टेली मार्क्स में लिखने के लिए आया तो कैसे लिखोगे, टेली मार्क्स बेसिकली काउंट करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एक वेरिएबल के अकॉर्डिंगली, दैट इज द मीनिंग ऑफ टेली मार्क्स, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी जल्दी। समझ गए कि नहीं समझे, ओके आगे बढ़ते हैं। Next we have is the relative frequency distribution. So when actual frequencies are expressed as a percentage of the total number of observation, तो वो क्या हो जाता है relative frequency। relative क्या पूछते हैं, जब देखो आपके मार्क्स ही पूछते रहते हैं ना, वैसे उनको कुछ लेना देना नहीं है आपसे, आप क्या कर रहे हो जीवन में, कुछ भी करते रहो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको जरूर फोन करेंगे वो कि भाई साहब आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो वो रिलेटिव का क्या काम है, परसेंटेज पूछना। अब आप दूसरे को रिलेटिव्स को ऐसे मत बोलो, हम भी किसी के रिलेटिव ही हैं, तो मेक श्योर कि आपकी मम्मी और हम भी ऐसा कभी किसी से ना पूछे, बिकॉज आई नेवर आस्क मार्क्स, ठीक है। मैं कभी भी किसी से कोई मार्क्स नहीं पूछती कि मत बताओ, ठीक है तुम अपना काम करो, लेकिन लोग हमसे जरूर पूछते हैं, हम नहीं पूछ रहे आपसे, आप भी मत पूछो हमसे मार्क्स, लेकिन ऐसा नहीं चलता है दुनिया में, लेकिन आप अच्छे रिलेटिव बनिए, ठीक है। सो रिलेटिव का मतलब यहाँ पे होता है जब मैं सेम फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में डिनोट कर देती हूँ तो वो मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी जल्दी, ये टर्मिनोलॉजीज हैं इंपॉर्टेंट। ये मेरे पास की टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस सीरीज हम पढ़ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा टू शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम ऑफ अ डेटा सेट. It is essential tool in statistics for understanding the distribution and the pattern of data, and there are several types of frequency distribution used based on the nature of the data and the analysis required. इनमें से कुछ भी आपके काम का नहीं है, आपको क्या काम का रखना है। जब मैं बात कर रही हूँ कंटिन्यूस सीरीज में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे जो मेरे टेली मार्क्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40। तो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बन जाता है और मेरे क्लास इंटरवल्स डिवाइड हो जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। तो ये इस तरीके का जब मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है तो वो कंटिन्यूस सीरीज में आ जाता है। चलो, now it is not always possible for investigator to easily measure the items of a series or a set of data. To make the data simple and easy to read and analyze, the items of the series are placed within a range of values. अब देखो हर एक डेटा को लिखना पॉसिबल नहीं होता। कई बार अगर मेरे पास 2 लाख का डेटा है तो मैं कैसे लिख पाऊंगी एक एक करके इंडिविजुअल सीरीज की तरह, डिस्क्रीट सीरीज की तरह। तो मैं एक क्लास इंटरवल बना देती हूँ कि ठीक है 1 से लेके 10,000 तक, फिर मैंने बना दिया 10,000 से लेके 20,000 तक। तो ऐसे मेरे लिए डेटा अरेंज करना इजी हो जाएगा। तो उस केस में मेरे पास कंटिन्यूस सीरीज बेटर रहता है। एवरी आइटम ऑफ द गिवन सीरीज इज पुट अगेंस्ट अ क्लास इंटरवल विद द हेल्प ऑफ टेलीबास. The number of items occurring in the specific range or class intervals is shown under frequency against that particular class range to which the items belong. Right? तो देखो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव होता है। इनके बीच का डिफरेंस बहुत बार पेपर में पूछा गया है तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ओपन एंड सीरीज होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होता है, मिड वैल्यू सीरीज होता है, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज भी मेरे को देखने को मिलता है। सबसे पहले मेरे पास आता है एक्सक्लूसिव सीरीज। देखो मैं 2 सीरीज यहाँ पर लिख रही हूँ। एक है मेरे पास और एक सीरीज है मेरे पास
दोनों सीरीज में आपको डिफरेंस किस चीज़ का लग रहा है? अगर थोड़ा अच्छे से देखते हैं डिफरेंस किस चीज़ का है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यानी जो ये लिमिट्स है ना L1 L2 ये रिपीट हो रही है नेक्स्ट क्लास इंटरवल में। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा। ये वाली जो सीरीज आप देख रहे हो ये मेरे पास एक्सक्लूसिव सीरीज है, और ये वाली मेरे पास कैसी सीरीज है? इंक्लूसिव। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज में याद रखना the series which class intervals in which all the items having the range from the lower limit to the value just below its upper limit are recorded in exclusive series. This kind of frequency distribution is known as exclusive series distribution and corresponding to the specific class interval and do not include the values of the upper limit. अब ये ध्यान रखना है कि जब मैं इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव भी लिख रही हूँ ना तो वैल्यूज मेरी 9 तक ही आएंगी, यहाँ पे भी मेरी 19 तक ही वैल्यूज आएंगी। ये वाली लिमिट जो है ना यहाँ से स्टार्ट होती है लिखना। ये बेसिकली आपका कंटिन्यूस वेरिएबल हमने अभी पढ़ा है ना, कंटिन्यूस वेरिएबल ये मेरा किस में आता है? एक्सक्लूसिव सीरीज में आता है, और इंक्लूसिव सीरीज में मेरा आता है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब सपोज जैसे कि कोई वैल्यू मेरे पास गिवन है 19.5, तो वो कहाँ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे तो डेफिनेट वाई में लिखा है, वो यहाँ पे आ सकती है। पॉइंटर्स वाली वैल्यू कहाँ आ सकती है? कंटिन्यूस वेरिएबल वाले केस में आ सकती है, लेकिन जो मेरे पास इंक्लूसिव है वहाँ पे सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू आएगी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। क्लियर? ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। डन। सिमिलरली इंक्लूसिव सीरीज की अगर बात करते हैं, द सीरीज विद क्लास इंटरवल्स इन विच ऑल द आइटम्स हैविंग द रेंज फ्रॉम द लोअर लिमिट up to the upper limit are included is known as inclusive series. Like exclusive series, the upper limit of the class interval does not repeat itself as the lower limit of the next class interval. यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको वेरिएबल जो डिस्क्रीट वेरिएबल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे रिपीटिशन नहीं होता क्लास इंटरवल्स में। यहाँ पे रिपीटिशन होता है एक्सक्लूसिव वाले में, एंड यहाँ पे आपका डिस्क्रीट वेरिएबल और यहाँ पे कंटिन्यूस वेरिएबल है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, इतना याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। नेक्स्ट है मेरे पास ओपन एंडेड सीरीज। सो समटाइम्स द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास सीरीज इज नॉट गिवन। लेस देन, बिलो, अबव, जैसे कि हम बोलते हैं ना मोर देन 20, मोर देन 40। तो यहाँ पे क्या है? मेरे पास सीरीज का जो एक तरीके से L1 है, लोअर लिमिट मुझे गिवन नहीं है, तो मेरे पास इनकम्प्लीट डेटा रहता है, राइट? सो समटाइम्स द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर क्लास लिमिट ऑफ अ सीरीज इज नॉट अवेलेबल. Instead, less than or below is mentioned in the former case in the place of the lower limit of the first class interval, and more than or above is mentioned in the later case in the place of the upper limit of the class interval, and these type of series are known as open-ended series. Clear? मैं लिख देती हूँ एक सीरीज ताकि आपको समझ आ जाए. Take a screenshot. Done. नेक्स्ट है मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. याद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF अपन बनाते थे, जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी रहती थी, जब उसको मैं ऐड ऑन करती चली जाती हूँ तो मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज आ जाती है. क्यूमुलेटिव का मतलब ही होता है एडिशन, राइट? सो अ सीरीज हुज फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूसली एडेड करस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल इज नोन एज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. ठीक है, जैसे कि अगर मुझे गिवन है फ्रीक्वेंसी किसी की 1 2 3 4 है ना, तो 1 यहाँ पे लिखा, 1 + 2 हो गया 3, 3 + 3 कितना हो जाता है मेरे पास 6, एंड 6 + 4 हो जाता है मेरे पास 10. तो ये क्या होता है मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला बॉक्स हो जाता है ना. टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, जल्दी जल्दी. ओके, डन. नेक्स्ट है मेरे पास मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज. मिडिल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है?
मिडिल वैल्यू कैलकुलेट होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ क्लास इंटरवल हो गया 10 से हो गया 20, 20 से हो गया 30 एंड 30 से हो गया 40। अगर मुझे इसकी मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करूँगी, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, यानी 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया 15, तो 15 मेरी मिडिल वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली इसकी 25 हो जाएगी, इसकी 35 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास मिडिल वैल्यू सीरीज हो जाएगी कि मैंने मिडिल वैल्यू के थ्रू कैलकुलेट किया है। समझ गए इस चीज़ को, कोई कन्फ्यूजन? पक्का? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। नेक्स्ट है मेरे पास इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। सो इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज यानी कई बार जो होता है ना, जैसे कि अगर मैं आपको एक लिखती हूँ सीरीज, यहाँ पे आपको गैप सिमिलर दिख रहा है, ये क्या होता है मेरे पास इक्वल, सेम डिफरेंस है। यहाँ पे पहले 10 से 40 पहुंच गए, फिर 40 से 50, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिफरेंस अलग अलग है, तो ये हो गया अनइक्वल। So when the classes of a series are of the same interval, it is known as equal class interval series. वहीं पे unequal class interval series refers to जहाँ पे unequal क्लास इंटरवल्स मेरे पास है, जो गैप है दोनों के बीच में अलग अलग है। यहाँ पे जैसे कि 10-10 का गैप चल रहा था, यहाँ पे 30 का गैप आ गया, फिर 10 का गैप आ गया, फिर 20 का गैप आ गया। यहाँ पे एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर इक्वल पैटर्न है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड अनइक्वल। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन। चलो अब जो मेरे पास आ रहा है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सी अब बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बाय का मतलब क्या होता है, ये बाय बाय नहीं बोल रही, एक होता है बाय, एक होता है यूनी और एक होता है मेरे पास मल्टी। यूनी मतलब 1, मल्टी मतलब मोर देन 2 एंड बाय का मतलब होता है 2। तो जब मैं बाइवेरिएट की बात कर रही हूँ, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है मैं सिर्फ यूनिवेरिएट के बारे में पढ़ रही थी। यूनिवेरिएट का मतलब वन सिंगल वेरिएबल के बारे में मैं पढ़ रही थी। लेकिन जब मैं बाइवेरिएट के बारे में पढ़ रही हूँ स्टूडेंट्स, यानी मैं 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रही हूँ, तो जब मैं ऐसा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाती हूँ जहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करती हूँ, उनके बीच का रिलेशनशिप फिगर आउट करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे पास बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है। इसका मतलब क्या रहता है, इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग डेटा फॉर 2 वेरिएबल्स टू एग्जामिन देयर रिलेशनशिप। अब जैसे कि हो सकता है हाइट, हो सकता है वेट, हो सकता है इकोनॉमिक्स के मार्क्स होते हैं, अकाउंट्स के मार्क्स होते हैं, यानी 2 वेरिएबल्स के बीच में आप कंपेयर करना चाह रहे हो। 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जिसके बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है। जैसे कि कोई एज के बेसिस पे कंपैरिजन करता है, कोई हाइट के बेसिस पे कंपैरिजन करता है। जब मैं एज और हाइट दोनों को साथ में लेके कंपेयर करने लगूं डेटा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। सिमिलरली अभी तक मैं आपको सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे बता रही थी, तो वो यूनिवेरिएट हो जाएगा। बाइवेरिएट यानी 2 वेरिएबल एंड मल्टी वेरिएबल क्या हो जाएगा, मोर देन 2। क्लियर? समझ गए सब इस चीज को? टेक अ स्क्रीनशॉट। फाइन। तो ये क्या होता है मेरे पास बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हो जाता है। अब इसका एग्जांपल हम ऐसा सीख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे क्या गिवन है, मैं हाइट के बेसिस पे और वेट के बेसिस पे कंपैरिजन कर रही हूँ। कितने बच्चों का? 10 बच्चों का। 10 बच्चों का कंपैरिजन करना है, किसके बेसिस पे, मुझे हाइट भी गिवन है, मुझे वेट भी गिवन है। अब देखो इसका एक टेबल बनता है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास क्वेश्चन रहे, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि वो बनता कैसा है। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। डन? ओके। अब देखो हाइट और वेट, सबसे पहले आप यहां लिखोगे, यहां पे मैंने लिख दिया वेट्स, और ये वाला कॉलम मेरे पास किसका हो जाएगा, हाइट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सीरीज में मेरे पास वेरिएबल मतलब जो एक पर्टिकुलर चीज है रिपीट कितनी बार हो रही है। अगर मैं हाइट देखती हूँ तो मेरा किस में कंपैरिजन हो रहा है, एक मेरे पास 150 है, एक 160 है, 170 है क्या, हाँ 170 है, उसके अलावा और है क्या, नहीं। वेट में कितना है मेरे पास, 50 है, 60 है, 55 है और 70 है, उससे ज़्यादा नहीं है।
मतलब वेट्स मेरे पास 4 के बेसिस पे कंपैरिजन है, हाइट 3 तरीके की मेरे को देखने को मिल रही है, बाकी सिर्फ यही रिपीट होती जा रही है। अब बाईवेरिएट में हमें क्या देखना पड़ता है, ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको टेबल फॉर्म में लिखती हूँ कि सबसे पहले मैंने लिख दिया 150 और यहाँ पे लिख दिया 50, 55, 60, 70, यानी यही तो बार बार रिपीट हुए हैं और मेरी वेट भी हाइट भी मेरी इतनी बार रिपीट हुई है। तो अब मुझे ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे 150 और 50 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। मतलब मुझे कोई ऐसे बच्चों का देखना है जिनकी जो हाइट है 150 सेंटीमीटर्स और उनका वेट 50 हो। तो ये मुझे कैसे मिलेगा, मुझे ऐसे मिलेगा। ये जो मेरे पास डेटा गिवन है ये मेरा एक ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, ये जो दिख रहे हैं ये मेरा एक ग्रुप रहता है। तो अब मैं देखूंगी मुझे ग्रुप कैसा चाहिए कि 150 हो और 50 हो। तो एक ग्रुप मेरा ये हो गया, फिर मैं देखती हूँ और कोई ग्रुप है, एक ग्रुप मेरा ये हो गया एंड एक ग्रुप मेरा ये हो गया। तो मैंने देखा कि 3 बच्चों का ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है जहाँ पे 150 और 50 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 3। ठीक है, अब मैं देखूंगी 150 और 55 का कॉम्बिनेशन। तो ऐसे करते करते मेरा बॉक्स बन जाएगा पूरा कंप्लीट। सो 150 और 55 का कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या है। 150 और 55 का कॉम्बिनेशन है केरा और बाकी कहीं नहीं है। मतलब सिर्फ एक बच्चे का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका 150 और 55 का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। सिमिलरली 150 का 60 से करोगे, 150 का 70 से करोगे, फिर आ जाएगा मेरे पास 160 और 50 का कॉम्बिनेशन। देखते हैं भाई 160 और 50, वेट, हाँ 160 और 50 कोई भी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, 0। अब मैं क्या करूंगी 160 को 55 से कंपेयर करूंगी, फिर 160 को 60 और साइमल्टेनियसली 70 से करूंगी। सिमिलरली मेरा ये वाला ग्रुप भी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या सीखा कि जब 2 वेरिएबल्स के बीच में मुझे कंपैरिजन देखना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में से मैं कंपेयर करूंगी कौन से जो है ऐसा टर्म है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसका ऐसा टेबल बनाऊंगी और फिर ऐसे ग्रुप्स को कंपेयर करके मैं लिखती चली जाऊंगी। तो मेरा क्या बन जाएगा, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर में, सो डोंट वरी। ठीक है, डन, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर सिंपल टर्म से बता दें, अ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक क्रिएटिंग अ मैप फॉर 2 वेरिएबल्स। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट जस्ट 1 वेरिएबल, मैं तुरंत ऐसे फिगर आउट कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मुझे ये जानना है कि मेरी क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट 150 है और उनका वेट 50 है, तो मैं जल्दी से टेबल पे एक नजर मारूंगी, कॉम्बिनेशन देखूंगी 150-50 का, मैंने बोला 3 बच्चे। तो मेरे लिए चीजों को एनालाइज करना कितना जल्दी हो गया है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाईवेरिएट। अगर मुझे देखना है इसमें से सपोज अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स से मार्क्स होते हैं, किसी के 80 आए, इधर 80 आए, ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके अकाउंट्स में भी 80 आए और इकोनॉमिक्स में भी 80 आए, मैंने बोला ऐसे 3 बच्चे हैं। तो तुरंत मेरे लिए फिगर आउट करना आसान हो जाता है, राइट। सो इससे मुझे क्या पता चलता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विद अ सर्टेन हाइट आल्सो हैव द स्पेसिफिक वेट, कॉम्बिनेशन पता चल जाता है और मुझे पैटर्न भी पता चल जाता है। Clear? So this distribution helps in analyzing relationship and making predictions, which is essential statistics, real life studies like analyzing sale trends and exam scores across subject. तो real life situation के लिए मेरे पास ये distribution table काफी help करता है। Take a screenshot. इसको आप as conclusion भी लिख सकते हो। Done? समझ गए? Okay. So students, with this we have finished our entire revision for this particular chapter. होपफुली आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, आपको कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज बेसिकली और दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड उसके अलावा हमें यूट्यूब पे नहीं डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड योर व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। तो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।